हेलो। इससे पहले हमने प्रकृति के बारे में, प्रकृति की निरुक्ति, प्रकृति के प्रकार देख लिया था। अब आज हम देखेंगे कि प्रकृति को कैसे हम इसे वातज दोषानुसार उसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, किन लक्षणों के आधार पर। तो उसके लिए आचार्य ने बताया है कि अल्पकेशः कृशो वृक्षो वाचालश्च मानसा आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृतो नरा। मतलब कि जिनके केश अल्प हों, कृश मतलब कि पतले हों, रुक्षता हो जिनमें, और जो बोलने वाले हों मतलब अधिक बोलते हों, जिन मन से चंचल हों, जो सपने में आकाश को देखते हैं, ऐसे प्रकृति वाले नर को या पुरुष को हम वातज प्रकृति का समझते हैं। ठीक है। और इनमें कुछ फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इनका चल गुण के कारण जो संधि, कंधा या सिर, हाथ के पैर वो भी काफी चल मतलब जो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, जो स्थिर नहीं होते हैं, ऐसे प्रकृति के जो पुरुष होंगे उन्हें हमें वातज प्रकृति का समझना चाहिए। फिर उसके बाद इन्हें शीतल आहार विहार सहन नहीं होता है। फिर इसके बाद इनकी जो अग्नि होती है वो विषम अग्नि होती है, और जो वात प्रकृति के लिए रस जो होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, इससे इनके जो दोषों का मतलब कि दोष जो बढ़े हुए हैं वो शांत होते हैं। फिर स्वभाव जो होता है, आचार्यों ने अगर जंतुओं से भी इनकी तुलना की हुई है तो इनका जो स्वभाव अगर देखा जाए तो कुत्ता, गीदड़, ऊंट, गिद्ध, चूहा इनके जैसा बताया हुआ है। तो ये सारे कैरेक्टर जिनके अंदर मिलते हैं उन्हें हम वातज प्रकृति का पुरुष समझेंगे। फिर इसी तरह पित्तज प्रकृति के लिए आचार्यों ने बोला है कि अकाले पलितर व पार्थो धीमान स्वेदी च रोशना स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृतो नर। मतलब कि मतलब बिना समय के पहले ही उनके बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसा हमारा आहार विहार हो गया है कि हमारे बाल जो है वो समय से पहले ही पकने लगते हैं। फिर उनमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वो सपने में जो है ज्योति मतलब प्रकाश या अग्नि, इन सब से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। तो ऐसे प्रकृति वाले पुरुष को हमें नर मतलब जो नर होते हैं उन्हें पित्तज प्रकृति का समझना चाहिए। इनमें ये उष्ण जितने भी गर्म चीजें हैं उनको सहन नहीं कर सकते हैं, और इनके जिन भी पुरुषों के जैसे कि कॉमन होता है जिनके पिंपल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं या तिल बहुत ज्यादा है तो वो पित्तज प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा पित्तज प्रकृति का अगर है वो तो उसे भूख बहुत ज्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पित्तज प्रकृति के पुरुष होते हैं इनकी अग्नि जो होती है वो काफी तीव्र होती है, तो तीव्र अग्नि की वजह से इन्हें भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। फिर इनके स्किन पे झुर्रियां जो है वो समय से पहले आ जाती हैं। फिर इनमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और मिक्चुरेशन मतलब कि यूरिनेशन का जो है पीरियड वो ज्यादा होता है इनमें, और स्वेटिंग इनको बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से इनकी बॉडी से एक स्मेल हमेशा आती रहती है। फिर इनका अगर जंतुओं से तुलना देखें तो आचार्यों ने इन्हें सर्प, उल्लू, बिल्ली, बंदर, शेर इनके जैसा अब हम देखते हैं कि अगर कफश प्रकृति का है तो आचार्यों ने बताया है कि गंभीर बुद्धि, स्थलांग, स्निग्ध केशो, महाबला, स्वप्नी, जलयाश रोगी, श्लेष्म प्रकृति को नरा। मतलब कि वो जो है व्यक्ति है वो गंभीर बुद्धि का है यदि, और उसके अंग अगर स्थूल हैं, जो उसके केश हैं वो स्निग्ध है मतलब उनमें अलग शाइन है, मॉइस्चर है, और महाबला मतलब उनमें बल की जो है वो अधिकता है। फिर वो स्वप्ने में जलयांश लोग मतलब कि नदी, तालाब, इन सब चीजों को देखते हैं। तो ऐसी जो प्रकृति होगी वो श्लेष्म अर्थात की कफश प्रकृति कहलाएगी। इसके अलावा उनके जो अंग प्रत्यंग होंगे वो स्निग्ध होंगे। नेत्र, नख, केश एवं त्वचा जो होगी वो चमकीली होगी मतलब वो मॉइस्चराइज्ड होगी। उनकी जो चेष्टाएं होती है वो मंद होती है मतलब कि वो किसी भी चीज को समझते देरी से हैं पर उन्हें वो हमेशा लॉन्ग टर्म में याद रहता है। वो अल्प आहार विहार वाले होते हैं क्योंकि इनकी अग्नि जो होती है वो मंदाग्नि होती है। फिर इनमें शुक्र धातु की बहुलता होती है। इसके अलावा अगर जंतुओं से इनकी तुलना की जाए तो आचार्यों ने इन्हें हंस जैसा, गाय, बैल इनके जैसा बताया है। अब इसके अलावा प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन कि मतलब प्रकृति ज्ञान हमें क्यों जानना चाहिए, क्यों आवश्यक है। तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है कि स्वस्थम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो विकार जो आतुर है उसके विकार को दूर करना। तो अब जब तक हम किसी के जो लक्षण या फिर जो उनके गुण है उसको नहीं जानेंगे तो उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक पुरुष की चिकित्सा अलग अलग होती है, वो उनकी प्रकृति के अनुसार की जाती है। किसी में वातज प्रकृति ज्यादा होगी,
किसी में पित्तज ज्यादा होगी, किसी में कफज ज्यादा होगी। तो अब जब तक हम उनके लक्षणों को नहीं जानेंगे तो हम उनकी चिकित्सा ही नहीं कर सकते हैं कि हाँ वात प्रकृति में जो है कि शीत गुण के विपरीत चिकित्सा करनी है। तो जब तक हमें ये सब चीजों का पता नहीं होगा और ये नहीं पता होगा कि जो पुरुष आया है, जो व्याधि को लेके आया है, तो वो किस प्रकृति का है, उसको कैसे द्रव्य देने हैं, तो हमें इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रकृति परीक्षण विधि जो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से गुण ज्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना होगा कि ये किस प्रकृति का है। तो अब जैसे हमने आगे जो सारे लक्षण देखे, शारीरिक मानसिक जितने भी, तो अब उनकी रचना संबंधी, जैसे कि अगर वो दुबला पतला है तो वो वातज प्रकृति का होगा, और फिर उसके बाद वो उसके पिंपल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तिल बहुत ज्यादा है, तो वो पित्तज प्रकृति का हो गया। और अगर वो स्थूल है, थोड़ा मोटा है, तो वो जो है कफज प्रकृति का हो जाएगा। इस तरह से उसके शरीर की रचना को देखकर हम बता सकते हैं कि किस प्रकृति का पुरुष है। फिर आती है बात की शरीर क्रिया संबंधी, मतलब कि जैसे हमने आगे देखा था, वाचाल होगा, स्थिरता नहीं होगी, ज्यादा इधर उधर चलने फिरने वाला, तो वो वातज प्रकृति का हो गया। फिर पित्तज प्रकृति का जो है, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाना, उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। फिर जो कफज प्रकृति का होगा वो उस स्थूल होगा, उसमें स्थिरता होगी, वो शांत स्वभाव का रहेगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, या उनकी जो क्रियाएं होंगी वो बहुत शांत होंगी, उन्हें गुस्सा बहुत कम आएगा। तो उनकी क्रियाओं को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन वातज प्रकृति का है, कौन पित्तज प्रकृति का है, कौन कफज प्रकृति का है। फिर उसके बाद आता है समाज संबंधी लक्षण, कि मतलब जो होंगे वातज प्रकृति के बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे, पित्तज प्रकृति बात बात पे गुस्सा करने वाले होंगे, कफज जो होंगे वो धैर्यवान होंगे, शांत स्वभाव के होंगे। तो इस तरह से समाज पर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है या उनकी प्रकृति क्या है, इसका निर्धारण करके हम आगे चिकित्सा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि दोषों की प्रकृति के अनुसार पुरुष की प्रकृति का ज्ञान करके उसे आहार विहार देना चाहिए। तो ये मतलब यही है कि हमें जब उनकी प्रकृति का ज्ञान होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उनके आहार विहार का निर्धारण करके उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, जो कि आयुर्वेद के प्रयोजन का पालन करेगा। थैंक यू।